और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। दिल्ली तशद्दुद मामले में मिली जमानत को चैलेंज करने के मामले से जुड़ी ये खबर है। जमानत के फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। देवांगना कालिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। मुलजिमीन को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया गया है। 19 जुलाई के बाद मामले की अगली समाअत होना है। दरअसल हाईकोर्ट के फैसले को दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। तो बेहद अहम खबर, दिल्ली तशद्दुद मामले में मिली जमानत को चैलेंज करने के मामले से मुताल्लिक जमानत के फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। देवांगना कालिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। मुलजिमीन को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया है। 19 जुलाई के बाद मामले की अगली समाअत होगी। हाई कोर्ट के फैसले को दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। बेहद अहम खबर, देवांगना कालिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। मुलजिमीन को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का हुक्म। लगातार इस अहम मामले पर नजर बनी हुई है। तमाम तर अपडेट आपको दे रहे हैं। आपको बताएं कि हाईकोर्ट के फैसले को दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। और बेहद अहम खबर, दिल्ली तशद्दुद मामले में जो जमानत मिली है इसको चैलेंज करने के मामले से जुड़ी ये खबर। जमानत के फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। दिल्ली दंगा के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में जिस तरह फैसला दिया है उस पूरे फैसले पर विचार करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह टिप्पणियां फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में की हैं उसको आधार बनाकर फिलहाल कई लोग जमानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली दंगा मामले में आरोपी देवांगना कालिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा की जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तीनों आरोपियों को नोटिस जारी किया है। 19 जुलाई को दोबारा सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को भी यह निर्देश दिया है कि किसी भी मामले में सुनवाई के दौरान इस पूरे फैसले को आधार के रूप में नहीं रखा जाए। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। अहम खबर, देवांगना कालिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। मुलजिमीन को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का हुक्म है। और जिस तरह से अभी हमारे साथी सुशील पांडे बता रहे थे कि 19 जुलाई के बाद मामले की अगली समाअत होनी है। सबसे अहम ये कि हाईकोर्ट के फैसले को दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी सुशील पांडे। सुशील, अभी इस खबर के ताल्लुक से आपसे अपडेट चाहेंगे। जी देखिए, साफ तौर से कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत फिलहाल देवांगना कालिता, नताशा नरवाल और फिलहाल आसिफ इकबाल तन्हा को है, क्योंकि दिल्ली पुलिस कोर्ट में लगातार ये कह रही थी कि इस पूरे मामले में वो रोक लगाएं, उनके जमानत पर उसको रद्द करें। लेकिन कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में ऐसा कुछ करने से मना कर दिया है। कोर्ट ने फिलहाल इन तीनों आरोपियों को उन्होंने नोटिस जारी किया है और ये कहा इस मामले में वो जवाब अपना दाखिल करें। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि इन तीनों आरोपियों पर जो आरोप लगे हैं वो बहुत ही गंभीर हैं, लिहाजा कोर्ट इस मामले में इनकी जमानत को रद्द करे। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में दूसरे पार्टी को भी सुनना बेहद जरूरी है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया गया कि दिल्ली दंगा मामले में कितने तरह से इन तमाम जो आरोपी हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है और किन कारणों की वजह से इन पर यूएपीए लगाया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी इनकी जमानत को रद्द नहीं किया जाएगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों आरोपियों को जो जमानत है उस जमानत को रद्द करने वाली अर्जी पर नोटिस जारी किया है। 19 जुलाई तक इन सब तमाम लोगों से जवाब तलब किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तमाम अदालतों के लिए भी कहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले को
उदाहरण के तौर पर हाईकोर्ट नहीं लेंगे, यानी कि जो हाईकोर्ट ने ऑब्जर्वेशन किया है यूएपीए को लेकर, उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर अगर भविष्य में कोई भी अदालत या कोई भी कोर्ट कुछ कहता है तो वो मान्य नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश जारी किया है। दिल्ली पुलिस को डर यही था कि यूएपीए को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने जिस प्रकार टिप्पणी की है, उस टिप्पणी को आधार बनाते हुए कहीं और आरोपी कोर्ट का रुख ना करें, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश जारी कर दिया है। जी सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। पशुपति नाथ पारस को एलजेपी सदर बनाने के खिलाफ चिराग पासवान ने इलेक्शन कमीशन को एक खत लिखा है और पशुपति पारस ग्रुप के फैसले को न मानने की अपील की है। साथ ही चिराग पासवान ने इसी से कहा है कि उन्हें अपना मौक़िफ़ रखने का मौका भी दिया जाए। एलजेपी में पार्टी को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है, लेकिन चिराग पासवान गुट की तरफ से अगर बात करें तो वाजपेयी साहब ने आज साफ तौर से ये बताया कि संविधान में किसी भी तरीके से पार्टी के अध्यक्ष को चुनने का कोई नियम नहीं है। पशुपति पारस जो फिलहाल अपनी तरफ से अपनी बातें रख रहे हैं वो फिलहाल गलत है। क्या कुछ तमाम चीजें कही गई? सर, तमाम चीजें कही जा रही हैं, ये बताया जा रहा है कि हम अध्यक्ष हो गए हैं और पार्टी का संविधान अलग है। तो क्या जब एक पार्टी में थे तो संविधान सही था, पार्टी छोड़ते ही संविधान गलत हो गया? तो ये तो कहा जाएगा ना, अगर मान लो किसी को हमने पार्टी से निकाल दिया है एंटी पार्टी एक्टिविटीज के खिलाफ, तो वो आदमी क्या करेगा? अच्छा, वो पार्टी कब्जा करना चाहते हैं तो कब्जा करोगे कानून के, संविधान के हिसाब से करोगे। अब जैसे उन्होंने कहा जी हमने चिराग पासवान जी को निकाल दिया, अरे भाई हमारे संविधान में निकालने का कोई प्रावधान नहीं है। नेशनल प्रेसिडेंट का टेन्योर 5 साल का फिक्स है, कोई वैकेंसी नहीं हो सकती। सिर्फ 2 सूरत में होगी, या तो प्रेसिडेंट एक्सपायर कर जाए या सेल्फ रिजाइन कर दें। तो वो सिचुएशन नहीं है, तो कैसे आप निकाल दोगे? और जब वैकेंसी नहीं है तो आप कैसे चुन लिए जाओगे? सबसे बड़ा सवाल ये है। नंबर 2, कोई भी डिसीजन अगर होता है तो वो मेजोरिटी से होता है, उसके लिए बॉडी है नेशनल एग्जीक्यूटिव। नेशनल एग्जीक्यूटिव में उनके पास एडमिटेडली 9 या 10 लोग गए हैं, तो कैसे हो जाएगा? तो मतलब खाम शोर शराबा मचाना और गुमराह करना, ये तो नहीं चलेगा। एक तरफ ये कह रहे हैं कि फिलहाल रामविलास पासवान का जो सपना था हम उसको पूरा कर रहे हैं, और उसी के बाद रामविलास पासवान जी के जो बेटे उनको आपने अलग कर दिया, अचानक पार्टी फॉर्म कर दी। क्या मतलब है? क्या ये कहीं का गुस्सा है या ना कहीं कुछ नहीं। ये सत्ता लोलुपता है और गुमराह हो गए दूसरों के हाथों में, जबकि उनको मालूम है कि चिराग पासवान जी हर चीज में सक्षम है, जनता उनके साथ है, और उसके बाद भी इस तरह का कृत्य किया है तो लोग इसको लाइक नहीं कर रहे हैं। गैरकानूनी कृत्य है, जनता साथ नहीं है, संगठन साथ नहीं है, तो वो कहीं सरवाइव नहीं करेंगे। सर, चुनाव आयोग आज आप लोग जाने जा रहे हैं, क्या कुछ बातें वहां रखी जाएंगी? पशुपति पारस भी जा रहे हैं। अभी हमारा जाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि भाई कोई भी अगर आप कार्रवाई करें तो बगैर हमसे सुने हुए ना करें, जैसे स्पीकर साहब ने कर दिया। हमारा सिर्फ इतना है। अब वो जब जाएंगे तो वो हमसे पूछा जाएगा तो हम सब सबूत रख देंगे कि पार्टी हमारी है और अब सब चीजें हमारे पास। तो साफ तौर से चिराग पासवान की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज उनके गुट की तरफ से की गई, बातें साफ रखी गई कि जो पार्टी का संविधान है वो सर्वोपरि है, और इसीलिए फिलहाल वो चुनाव आयोग भी जा रहे हैं। यानी कि चुनाव आयोग में अगर पशुपति पारस अपनी तमाम बातें रखें तो पहले चिराग पासवान को भी सुना जाए। फिलहाल ये पार्टी में 2 गुट की लड़ाई का अंत कहां होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल अभी एलजेपी में गर्मी बरकरार है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और इस वक्त की अहम खबर आपको कर्नाटक से दे दें। कर्नाटक में सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा। कर्नाटक बीजेपी में शदीद इख्तिलाफात की खबरें हैं। पार्टी के एमएलसी एच विश्वनाथ ने संगीन इल्जामात लगाए हैं अपनी ही हुकूमत यानी अपनी ही रियासती बीजेपी हुकूमत के खिलाफ। पार्टी के एमएलसी एच विश्वनाथ ने बदनवानी के संगीन इल्जामात लगाए हैं। एच विश्वनाथ के बयान के बाद अपोजिशन को भी एक हथियार मिल गया है और अपोजिशन कांग्रेस इस मामले पर हुकूमत को खूब घेर रही है। और सीधे रुख करेंगे बेंगलुरु का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी रऊफ अहमद। रऊफ, आपसे जानना चाहेंगे अभी वहां पर किस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, क्योंकि बहरहाल जिस तरह से एमएलसी एच विश्वनाथ ने अपनी ही पार्टी पर संगीन इल्जाम लगाए हैं उसके बाद पार्टी में सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा।
जी देखिए, एक जानिब बीजेपी कर्नाटक के इंचार्ज अरुण सिंह इस वक्त बेंगलोर के दौरे पर आए हैं और मुलाकातें कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब एच विश्वनाथ जो बीजेपी की ही एमएलसी हैं, उन्होंने आज संगीन इल्जामात लगाए हैं। बाकायदा उन्होंने दस्तावेजात भी रिलीज किए हैं और उनका कहना यह है कि वजीर आला येडियुरप्पा के फर्जंद विजेंद्र भद्रा आबपाशी प्रोजेक्ट में भारी रिश्वत ले चुके हैं। उनका ये इल्जाम है। तकरीबन 400 से जायद करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। यहाँ पर जो है भारी बदउनवानी हुई है। इन्होंने बाकायदा इस सिलसिले में जो है डॉक्यूमेंट्स रिलीज करते हुए ये बात कही है कि फौरन जो है येडियुरप्पा को वजीर आला की कुर्सी से हटाया जाना चाहिए। ये मशवरा भी उन्होंने दिया है। उनका ये भी कहना है कि इससे कबल भी जो है जब साबिक में वजीर आला येडियुरप्पा थे, वो बदउनवानी के मामले में अपने बच्चों की ही वजह से जेल गए थे। इस मर्तबा भी उन्हें ऐसी नौबत आ सकती है। इस तरह का एक संगीन इल्जाम एच विश्वनाथ ने किया है। इसके बाद जो है सियासत गर्मा चुकी है। अपोजिशन पार्टी कांग्रेस अलर्ट हो चुकी है और इस पूरे हालात का जो है कहीं ना कहीं इस पूरे इल्जाम के बाद हुकूमत को घेरने की कांग्रेस तैयारी कर चुकी है। बीजेपी की तरफ से या फिर खुद सीएम की तरफ से इस मामले पर कोई भी बयान, कोई भी रिएक्शन, रद्द-ए-अमल? जी, अभी तक यही बात कही जा रही है कि चंद एमएलए जो हैं, बीजेपी के चंद लीडरों ने फौरी तौर पर एच विश्वनाथ के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालिबा किया है, डिसिप्लिनरी एक्शन का मुतालिबा किया है। और दूसरी जानिब वजीर आला की जानिब से इस इल्जाम के बाद अभी कोई बयान नहीं आया है, लेकिन कई लीडर जो हैं वजीर आला का दिफा कर रहे हैं। और एच विश्वनाथ जो पहले जेडीएस पार्टी में थे, ऑपरेशन कमल के दौरान बीजेपी में शामिल हुए, तो कहीं ना कहीं इन पर जो है ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि दूसरी पार्टी में आकर इस पार्टी को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, बेबुनियाद इल्जामात आयद कर रहे हैं। ये बात जो है बीजेपी के लीडर इस वक्त कह रहे हैं। बहरहाल बीजेपी में जो इख्तलाफात हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और कई बीजेपी के चंद एक जो लीडर ने उन्होंने खुलकर जो है इस ताल्लुक से बयान दिया है कि वजीर आला बीएस येडियुरप्पा को हटाया जाना चाहिए, किसी दूसरे उम्मीदवार को चीफ। तो बहरहाल आपने बिल्कुल सही तज्जिया किया कि ये कोई ऐसा पहली बार नहीं है जब येडियुरप्पा पर इस तरह के इल्जामात उन्हीं की पार्टी के से लगाए जा रहे हैं। लगातार इस अहम खबर पर हमारी भी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। और ब्रेक के बाद एक और अहम खबर, ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष महेश्वरी को गाजियाबाद पुलिस ने नोटिस भेजा है और एक हफ्ते के अंदर पुलिस के रूबरू पेश होने को कहा है। साथ ही गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर से लोनी मामले को सबसे पहले शेयर करने वाले शख्स की तफसीलात तलब की हैं। साथ ही उसके अलावा जिन लोगों ने लोनी मामले को शेयर किया या उठाया उनकी भी तफसीलात मांगी गई हैं। पुलिस ने उस शख्स का नाम, यूजर आईडी और आईपी एड्रेस भी मांगा है। वाज़ेह रहे कि गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग की पिटाई और दाढ़ी काटने के मामले में सोशल मीडिया पर खबर शेयर करने वाले और मामले को उठाने वाले अफराद के खिलाफ पुलिस सरगर्म अमल है। और गाजियाबाद के एसपी इराज रजा ने कहा कि लोनी मामले में सख्त कार्रवाई की जा रही है। ट्विटर के एमडी से लेकर लोनी मामले के सभी मुलजिमीन पुलिस की पकड़ में आ गए हैं। आगे की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने ट्विटर के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी को नोटिस भेजा 7 दिन के अंदर जवाब तलब के लिए। इस समय हमारे साथ बात करने के मौजूद है डॉक्टर इराज राजा, एसपी रियाद। सर, ट्विटर को नोटिस भेजा है आपने? यहाँ ट्विटर को नोटिस भेजा गया है। जो एफआईआर पंजीकृत हुई थी उसमें ट्विटर इंडिया के जो हेड है उनको नोटिस भेजा गया है और एक हफ्ते में जो भी कंसर्न अथॉरिटी हैं उनको जो भी हमने जानकारी मांगी है, जो भी हमने तथ्य उनसे मांगे हैं, उनके साथ प्रस्तुत होने के लिए एक हफ्ते का समय दिया गया है। और आईओ के द्वारा ये लेटर दिया जाता है। 160 सीआरपीसी के अंतर्गत आता है और संभवतः बहुत ही जल्दी कोई ना कोई वहाँ से हमारी इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करेगा और जो भी हमने चीज़ें मांगी हैं वो हमारे साथ शेयर की जाएंगी। नहीं आते हैं 7 दिन के अंदर, तो आगे कार्रवाई क्या? इसमें आगे कार्रवाई का ही प्रावधान है। इसमें धाराएं हम बढ़ाकर उसके बाद भी और कठोर इसमें कार्रवाई कर सकते हैं। उम्मेद पहलवान कहाँ है? बड़ा सवाल ये बनता है। उम्मेद पहलवान को हम हमारी कई टीमें तलाश रही हैं लगातार और उसके लिए कई जिलों में आसपास के जगहों पे हम लोग उसको तलाश कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी उम्मेद पहलवान की गिरफ्तारी की जाएगी। भूमिका क्या है उम्मेद पहलवान की? जिस तरह से जो एफआईआर पंजीकृत हुई थी ये बताया गया और खुद उम्मेद पहलवान ने भी कहा कि एफआईआर उम्मेद पहलवान के द्वारा ही पंजीकृत करवाई गई थी। इसके अलावा सब चीज़ों में उम्मेद पहलवान के द्वारा फेसबुक लाइव किया गया था और उम्मेद पहलवान के द्वारा ही आगे भी बातें बोली गई।
तो और उसमें जो एफआईआर लिखाई गई थी, जो तथ्य इनके द्वारा बताए जा रहे थे लगातार, वो हमारी जानकारी में जब आए और हमने उनको सबको चेक किया, फैक्ट्स हमने चेक किए, तो उसमें मारपीट और अभद्रता तो हुई थी, वो जो बात सत्य है, लेकिन उसके अलावा जो अन्य चीज़ें थी कि अगवा करके ले जाना, वहाँ से ऑटो में बिठा के ले जाना या अज्ञात स्थान पर ले जाना, आँख पे पट्टी बांध के ले जाना और इनके द्वारा ये बताना कि ये तावीज़ का काम नहीं करते, जो कि पूर्ण रूप से गलत थी। ये सब चीज़ें ये लड़कों को पहले से जानते थे, इनके फ़ोन कॉल्स भी थे, इनके द्वारा लगातार ये संपर्क में थे। ये अपनी मर्जी से वहाँ गए थे और इंतज़ार के घर पर ये गए थे, जहाँ से इंतज़ार का जो साला है बोना, वो इनको अपनी बाइक पर स्कूटी पर बैठा के प्रवेश के घर तक ले गया था। तो और इसके अलावा ये वहाँ पर इनका जाने का उद्देश्य ये था कि तावीज़ का काम करते हैं। प्रवेश के यहाँ भी इन्होंने पहले तावीज़ बना के दिए थे और इंतज़ार के यहाँ भी। तो जो कई सारे तथ्य, इंपॉर्टेंट तथ्य थे जो हमसे छिपाए गए। अगर पहले ही दिन ये सारी चीज़ें बता दी जाती कि लड़के कौन हैं, ठीक है, कहाँ पे लोकेशन कहाँ है, सही घटनास्थल बता दिया जाता, तो शायद हम पूरे मामले को बहुत ही जल्दी राइट ऑफ कर देते। सभी चीज़ें हम लोग बहुत जल्दी ख़त्म कर लेते। ट्विटर पर कानूनी कार्रवाई की गई है, फेसबुक पर क्या आप कानूनी कार्रवाई करने वाले हैं? फेसबुक लाइव जैसे कि उससे किया गया था, हम उस पर भी विचार कर रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं। अगर उसमें भी कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी, हम सभी प्रावधान जो हैं अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ हम देख रहे हैं, और अगर इस तरह की कोई चीज़ बनेगी तो ऑब्वियसली हम उनको भी कॉल ऑफ करेंगे अपनी इन्वेस्टिगेशन। हमारे साथ मौजूद थे गाजियाबाद के एसपी देहात डॉक्टर इरज राजा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ट्विटर पर कानूनी कार्रवाई की गई है, 7 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है। फेसबुक पर भी हम कार्रवाई करने के विचार बना रहे हैं और साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि उमेद पहलवान जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गाजियाबाद से नेटवर्क 18 के लिए मैं रोहित सिंह। नाज़रीन, इस वक्त की एक बेहद अहम खबर आपको दे दें। बाबा का ढाबा जो उसके मालिक थे, उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की है। खबरें हैं कि बीती शब उन्होंने नींद की गोलियां खाई हैं। संगीन हालत में सफदरजंग अस्पताल में उन्हें दाखिल करवाया गया है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। तो बेहद अहम खबर, हमने देखा था कि किस तरह से कोरोना के जो मुश्किल दौर था, उस वक्त बाबा का ढाबा जो है वो सुर्खियों में आया था। उसके बाद किस तरह से रातों रात इनकी किस्मत बदली थी और किस तरह से बाद में जो हालात बदलते गए। हालांकि फिर कई तरह की चीजें सामने आई थी और इस वक्त की ये चौंकाने वाली खबर कि बाबा का ढाबा के मालिक ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। बीती शब उन्होंने नींद की गोलियां खाई, उन्हें संगीन हालत में सफदरजंग अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। हम आपको बताएं कि जो नया ढाबा उन्होंने खोला था वो किसी वजह से चल नहीं पाया था और उसके बाद वो अपने पुराने ढाबे पर वापस आ गए थे, पुरानी जगह पर वापस आ गए थे। और फिर जिस तरह से तमाम तर चीज़ें सामने आई थी, उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी अपने तमाम तर चीज़ों के लिए और लगातार वो सुर्खियों में रहे थे। और अब ये खबर कि बाबा का ढाबा के मालिक ने खुदकुशी करने की कोशिश की। बीती शब उन्होंने नींद की गोलियां खाई हैं। अब पूरा मामला क्या है, किस वजह से उन्होंने ये कोशिश की है, इस पर भी लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। तफसीलात का लगातार हमें इंतज़ार है, आपको अपडेट देते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की मकबूलियत में इजाफे का मॉर्निंग कंसल्ट ने दावा किया था। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक हालिया दिनों में पीएम नरेंद्र मोदी की मकबूलियत में इजाफा हुआ है और मॉर्निंग कंसल्ट के दावे पर राशिद अल्वी ने सवाल उठाया है। मॉर्निंग कंसल्ट ने दावा किया था कि अमेरिका के अंदर मिसेस क्लिंटन चुनाव जीतेंगी, जो गलत साबित हुआ था। ये सर्वे भारत के अंदर पढ़े लिखे लोगों का 2126 सैंपल साइज है। इतने लोगों से पूछा गया। 140 करोड़ की आबादी में 2126 लोगों से पूछकर ये डाटा तैयार किया गया है। सैंपल साइज सिर्फ 2126 का है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सर्वे कितना सही कितना गलत है। और इस सर्वे के मुताबिक भी 3 महीने में 22% पॉपुलैरिटी कम हुई है मोदी जी की। ये कैसे मुमकिन है कि गंगा के अंदर लाशें बहती हों, ऑक्सीजन के बिना लोग मर जाएं
हॉस्पिटल में जगह ना मिले और नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी फिर भी नंबर 1 हो, ये संभव नहीं है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।